जितने भी आपके मन में डाउट हैं किसको लेकर, उत्तराखंड एपीओ एग्जाम की तैयारी को लेकर, कैसे किया जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी जानी चाहिए, आपके हर एक एक सवाल का जवाब इस जो एफएक्यू सेशन है मैं इसमें आपको दूंगा। आपके जो भी सवाल हैं, आप भी अपनी तरफ से जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब इस कमेंट सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। आई होप आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है। ये डिटेल्ड सेशन होने वाला है जिसके अंदर एक एक डाउट जो है एफएक्यू हैं, बहुत सारे ऐसे एफएक्यू हैं जो जनरली स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, उनको पहले मैं डिस्कस करूंगा और आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। आपके सभी सवालों का A to Z जवाब इस सेशन के अंदर मिलने वाला है। सर प्लीज बताएं कि कब तक आ सकती है वैकेंसी। देखिए, एज फार एज जो आपका ये सवाल है इसको मैं बीच में डील करूंगा, स्टार्टिंग में देने का औचित्य नहीं बनता है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट हाँ बीच में मैं इसके बारे में आपसे बात जरूर करूंगा। तो चलिए एक एक करके हम उन सभी सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं, एफएक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं जो जनरली एक स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है जो उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। और बहुत बार आपके मन में जो मैं सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपके मन में आते हैं, तो इस सेशन को बिल्कुल A to Z देखिएगा। हो सकता है ये सेशन आधे घंटे का जाए, हो सकता है 1 घंटे का जाए, मगर इस सेशन को अगर आपने देख लिया कि तो फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए और 2026 को फोकस करते हुए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहला, जब बेसिक सवालों से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला बेसिक सवाल आता है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपके जो भी सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहला जो बेसिक सवाल किसी भी छात्र के मन में आता है जो उत्तराखंड एपीओ की तैयारी करना चाहता है कि उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट इसे किया जाता है। और इसमें जो चयनित छात्र हैं, जो चयनित एस्पिरेंट है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो उत्तराखंड के अंदर एपीओ सेलेक्ट होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं। वो कैसे सेलेक्ट होते हैं? वो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं। इज इट क्लियर? आपका जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, मैं आपकी चैट देख रहा हूं यहां पर, आपका जो भी सवाल आए आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो अगर हम उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये पद केवल एक तरह की नौकरी नहीं है, बल्कि ये न्याय व्यवस्था का, जुडिशरी का, उसका एक हिस्सा बनने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। और इससे आपको कानून का गहरा ज्ञान, तार्किक सोच और न्याय के प्रति जो आपका समर्पण है वो दिखाता है। दूसरे सवाल की तरफ जाएं उससे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर देख लीजिए, सर नोटिफिकेशन का ही नहीं पता है कब आएगा। मैं मानता हूं कि आप कई सालों से उत्तराखंड एपीओ नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बहुत बार बोलते हैं भी हैं कि सर कैलेंडर तक में नहीं है तो हम तैयारी का क्या करें, कैसे करें। 5 साल हो गए, लास्ट नोटिफिकेशन 2021 में आई थी, कब आएगी? अब देखिए, आपने हाल ही में देखा होगा दैनिक जागरण की भी एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बोला था कि सरकार की तरफ से जल्द ही पदों को निकाला जाएगा, ठीक है। और उसी क्रम में शायद आप लोग ये सेशन मेरा पहली बार देख रहे हैं, आपको पता है कि उत्तराखंड एपीओ की तैयारी हम किस तरीके से कराते हैं। लास्ट भी हमारे बहुत सिलेक्शन हुए थे, आपने सारे यूट्यूब चैनल पर हमारे पर उनके इंटरव्यू भी देख लिए होंगे, मगर मैं आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में दूरदर्शन उत्तराखंड के द्वारा मुझे भी चैनल पर इनवाइट किया गया था, जहां पर मेरा पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ है, जिसके अंदर मैंने पूरी रणनीति बताई है कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, समझिए, आप यहां से एक इशारा भी समझिएगा कि अगर कोई सरकारी चैनल है और उत्तराखंड का ही सरकारी चैनल है और वो हमें बुला रहा है कि उत्तराखंड की एपीओ की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उस पर आधे घंटे का सेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां से भी आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि बहुत जल्दी ही जो है नोटिफिकेशन आपको उत्तराखंड की देखने को मिलेगी। और ऐसा ही
हम भी कह रहे हैं कि आपको काफी जल्दी उत्तराखंड एपीओ की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। मगर अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मैं नोटिफिकेशन का वेट करूं या एग्जाम की तैयारी करूं। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये भी बताइए, जो लाइव चैट देख रहे हैं, हमने आपके लिए एक पोल चलाया है। पोल क्या चलाया है? हमने आपके लिए पोल चलाया है, उसमें पूछा है कि क्या आप उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं? अगर आप सीरियस हैं उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन के लिए तो उस पर यस दबाइएगा, और नहीं है तो आप नो दबाइएगा। ठीक है। तब दूसरे जो एफएक्यू है उसकी तरफ चलते हैं, जो जनरली स्टूडेंट बहुत बार हमसे पूछता है। ये सेशन काफी लंबा जाने वाला, और आपके मन में जितने भी सवाल हैं उत्तराखंड एपीओ को लेकर, वो A to Z आपके इसके अंदर सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। जो दूसरा सवाल है, इस परीक्षा की तैयारी आपको कहां से शुरू करनी चाहिए? आपके मन में यह सवाल आएगा। जो भी एस्पिरेंट होता है, जो तैयारी शुरू करता है, वो सवाल ये सोचता है कि मैं तैयारी कहां से शुरू करूं। सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारी दून लॉ मेंटर की ऑफिशियल ऐप है, उसमें सिलेबस टैब पर जाकर सारे के सारे सभी जुडिशियल सर्विसेज एपीओ एग्जामिनेशन के सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले छात्रों को यह भी समझना चाहिए सिलेबस का पता होने के बाद कि ये परीक्षा जो है, जो उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन के बेस पर हम ये आज का अपना कंप्लीट सेशन कर रहे हैं, उसके अंदर ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि जो मेंस का पेपर है वो क्रिमिनल लॉ पर ज्यादा फोकस्ड है। कौन कौन से लॉ आते हैं आपके? 3 मेजर क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, और उसके साथ साथ उत्तराखंड का पुलिस एक्ट आएगा। और ये तीनों क्रिमिनल लॉ, चारों क्रिमिनल लॉ आपके प्री एग्जामिनेशन का भी हिस्सा है। तो अगर मेजॉरिटी पर देखें तो ये आपका क्रिमिनल लॉ बेस्ड पेपर ज्यादा है। और अगर प्री की बात करें तो प्री में जीएस भी आता है, उत्तराखंड की लोकल जीएस भी आती है, उसको भी बात करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमारे जो लास्ट वैकेंसीज के अंदर जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जब हमने उनसे बात की, और उनकी भी स्ट्रेटजी यही रही है कि उन्होंने हमें ये बताया था कि उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले बेयर एक्ट पर कमांड की। अब देखिए, लीगल प्रावधान है, लीगल प्रावधान के ऊपर, बेयर एक्ट के ऊपर अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी तो आप उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो मतलब यही है कि सबसे पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि आपको बेयर एक्ट को मजबूत करना है, जिससे आपकी एग्जामिनेशन की नींव भी मजबूत होती रहे। ठीक है। और आपका कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा। और तीसरा सवाल जो स्टूडेंट के मन में आता है वो ये आता है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के अंदर क्या अंतर है? क्या प्रीलिम्स की तैयारी भी का जो तरीका है वो एक ही है होता है, या फिर मेंस की तैयारी का तरीका कुछ अलग होता है? यहां पर मैं आपको एक सवाल के बारे में इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में जो आपका स्ट्रेटजी, आपको यह पता है कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का और दूसरा लॉ पेपर होता है। दोनों ही पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं और 100 ही क्वेश्चन होते हैं, और दोनों पेपर आपके 1.5 घंटे के होते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर के अंदर। मगर जहां तक जनरल स्टडीज के पेपर की बात करें तो जनरल स्टडीज आपको पता है कि बहुत वास्ट होता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, उसका सीमित सिलेबस नहीं है, असीमित है। हाँ, कंपोनेंट बोलने को है कि आपसे अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा उत्तराखंड की लोकल जीके को लेकर, नेशनल इवेंट्स के बारे में सवाल पूछा जाएगा। मगर ओवरऑल देखा जाए तो वो अथाह सागर है जो जनरल स्टडीज है। हाँ, उसमें जो उत्तराखंड लोकल जीके है वो आपका, उसका लिमिटेड सिलेबस रहता है। ठीक है। तो उसके ऊपर आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और जो प्री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, प्री एग्जाम के अंदर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान रखना है। आप समझिए, आपको प्री एग्जाम के अंदर टोटल आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे के अंदर आपको 200 सवाल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, एनालाइज भी करना है, सॉल्व भी करना है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो दोनों मायने रखेगी। और अगर हम इसको मेंस से कंपैरिजन करें तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है,
जहां आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ की और जो प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आप लिखते हैं वो ज्यादा मैटर करती है। जो अभ्यर्थी स्टार्टिंग से ही, जो एस्पिरेंट्स जो हैं मेंस के पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, तो आंसर राइटिंग को जो स्टार्टिंग से लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो मेंस में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब समाज एक और सवाल जो कॉमनली मुझसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि छात्रों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लॉ पेपर पर फोकस नहीं करते और उसके साथ साथ उत्तराखंड जीके और जो राज्य स्पेसिफिक का स्पेसिफिक लॉ है, क्रिमिनल लॉ का, मतलब वो कौन सा उत्तराखंड पुलिस है, उसको आप फोकस नहीं करते। आप सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे ही हो जाएगी। नहीं होता है। आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। और अगर हम लॉ पोर्शन की बात करें तो लॉ पोर्शन में आप बेयर एक्ट पर फोकस नहीं रखते हैं। बेयर एक्ट को आप हल्के में लेते हैं, उत्तराखंड जीके को आप हल्के में लेते हैं। और हमने पिछले वर्षों में यह भी देखा है, जो पिछले एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड एपीओ के, कि जिन छात्रों ने इन 3 चीजों पर कमांड की वो सफल हुए। क्या? बेयर एक्ट पर कमांड, उसके साथ साथ उत्तराखंड की लोकल जीके पर कमांड, और उसके साथ साथ आपने अपनी आंसर राइटिंग और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, इस बात पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। और बात करें, अब एक और सवाल हमसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड एपीओ की प्रिपरेशन के दौरान उत्तराखंड की लोकल जीके का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है और कितना इंपॉर्टेंट रहता है, हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जीके जो है इस परीक्षा का गेम चेंजर है, प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। देखिए, उत्तराखंड जीके आपके प्री में भी आएगा और आपके मेंस में भी आएगा। और उत्तराखंड एपीओ के एग्जाम में सिलेक्शन उन्हीं का ज्यादातर होता है जिनकी उत्तराखंड जीके भी स्ट्रांग होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, उत्तराखंड जीके के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किन पर ज्यादा फोकस करना है। तो उसके अंदर आपके आते हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट का इतिहास क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, सरकार के द्वारा जो नई स्कीम चलाई गई है वो क्या है, सरकार या उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा जो नए कानून पारित किए गए हैं वो क्या है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड का जो रिवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है। और हाल ही में अगर उत्तराखंड में किसी महानुभूति को कोई अवार्ड मिला हो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके प्री पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं। इज इट क्लियर? आपका यहां तक और कोई सवाल है तो पूछिएगा। आपको उत्तराखंड एपीओ को लेकर मन में जितने सवाल हैं वो हम सभी सेशन के अंदर दूर करेंगे। अब अगला जो सवाल आता है कि वो ये आता है कि लॉ सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। लॉ सब्जेक्ट को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको सबसे पहले बेयर एक्ट पर कमांड करनी होगी। इंडेक्स को अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए, और जो बेयर एक्ट के प्रावधान हैं, सेक्शन नंबर हैं, मेजर इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं, उनको आपको कई कई बार शब्दशः वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होगा, समझना होगा। इलस्ट्रेशन को समझिएगा, तब आप उस पर कमांड कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए, कहीं दिक्कत आए, तो आप किसी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बट हर टॉपिक पर आपको बुक को रेफर करना जरूरी नहीं होता है। आपके हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, जो आपके क्लास नोट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो क्रिमिनल लॉ को समझने का है, वो है लैंडमार्क जजमेंट्स के माध्यम से और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के माध्यम से। कोई भी नई जजमेंट आ रही है, कोई भी नई लेटेस्ट जजमेंट आ रही है, तो उस पर आपको फोकस करना काफी जरूरी है। अगला सवाल है कि वर्किंग प्रोफेशनल या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, वो इसकी तैयारी कैसे करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तो सर सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को आता हूं, या फिर मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, उसके बारे में, इस सवाल के बारे में जिक्र करूंगा। और इसका जवाब मैं आपको भी एक एक करके दूंगा भी। मगर उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, ये कि हमारा जो नया बैच है उत्तराखंड एपीओ का लाइव बैच, लाइव धुरंधर बैच जो है, हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग जो है, वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है। उन दोनों कोर्सेज का, हिंदी वाले का भी और इंग्लिश वाले का भी, मैंने आपको लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है।
आप वहां से डिटेल चेक कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं वो शाम को आपकी 3 से 5 बजे होंगी, और जो इंग्लिश मीडियम का बैच है उसकी क्लासेस आपकी 8 से 10 बजे तक होंगी। तो मतलब यहां से भी आपको एक आइडिया मिल रहा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है इंग्लिश मीडियम वाले 8 से 10 बजे के बाद अटेंड कर सकते हैं, और वर्किंग कोर्ट भी आपकी 3 बजे ओवर हो जाती है, तो उसके बाद आप अपनी तैयारी हमारे कोर्सेज के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये लाइव बैच है, और साल में कम ही होता है कि जब आपका फ्रेश लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। ये उत्तराखंड एपीओ 2026 को फोकस करते हुए आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराएगा। और जो क्लासेस हैं वो हमारी ऑफिशियल जो जून लॉ मेंटर की ऐप है, एंड्रॉइड पर भी उपलब्ध है और iOS पर भी उपलब्ध है। सर्च करिएगा दून लॉ मेंटर, आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों प्ले स्टोर पर हमारी ऑफिशियल ऐप मिल जाएगी। वहीं से आपको कोर्स में एनरोल करना है, वहीं से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कोर्स का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सवाल ये आता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर एडवोकेट हैं वो कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें। मैं तो एक एमएनसी में काम कर रहा हूं या मैंने कोई लॉ ऑफिस ज्वाइन किया है, तब उस स्थिति के अंदर मैं अपनी तैयारी कैसे करूं। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो सबसे जरूरी होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। मुझे पता है कि आपका दिन जो सुबह ऑफिस में या कोर्ट में जाता है तो आपको इवनिंग में ही अपना समय निकालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम जो है वो काफी डिफिकल्ट है या सिलेबस बहुत वास्ट है। देखिए, 3 क्रिमिनल लॉ आते हैं और हर क्रिमिनल लॉ के अंदर हर लॉ स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है। वैसे भी नए क्रिमिनल लॉ आए हैं, यही आएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपने डेली के 3 से 4 घंटे निकाल लिया और आपने 4-5 घंटे डेली से तैयारी कर ली और 4-5 महीने तसल्ली से बैठकर आपने तैयारी कर ली, तो आपका ये एग्जाम रुकने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन वो रेगुलरली पढ़ते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। कई जो हमारे प्रायर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी की और सिलेक्शन लिया भी। मैं तो ये बोलूंगा कि मेजॉरिटी कैंडिडेट ऐसे थे जो प्रैक्टिसिंग थे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपको क्या माइंडसेट होना चाहिए इस एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। आपको इस एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका पेशेंस होना चाहिए। कोई भी एग्जाम है यार, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, ठीक है, मगर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पेशेंस होना चाहिए, अपनी तैयारी रखिए। और मुझे पता है कि आप कई सालों से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, अब इतना वेट करने की जरूरत नहीं, जल्दी ही वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और आपको राइट स्ट्रैटेजी अपनानी होती है कि आपको प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी है। और एक आपको राइट डायरेक्शन भी चाहिए होती है। राइट डायरेक्शन जैसे मैं आपको इस सेशन के अंदर बता रहा हूं, इस तरीके से भी आपको अपनी तैयारी में एक डायरेक्शन बनानी होती है कि हाँ भाई आप कैसे तैयारी करेंगे, हर स्टेज की कैसे तैयारी करेंगे, किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है और किन पॉइंट्स पर आपको गलती नहीं करनी है, किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते हैं। जो छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट जो हैं, जो एस्पिरेंट जो हैं, वो जो डिसिप्लिन रहते हैं और सही तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं, उनके लिए उत्तराखंड एपीओ एग्जाम हो, उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम हो या फिर और कोई स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, लॉ एग्जामिनेशन हो, वो मुश्किल नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयारी करेंगे तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या उत्तराखंड एपीओ की जो एग्जाम है वो जुडिशरी एग्जाम से अलग है क्या? ऑब्वियसली अलग है। कैसे अलग है? जुडिशरी एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है, उसमें सिविल लॉ भी आएगा, ठीक है, आपके और एक्स्ट्रा लॉज भी आ सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजरल सिविल प्रोसीजर भी आएगा, सिविल सब्सटेंटिव भी आएगा। बट एज फार एज उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, लॉ का जो सिलेबस है वो काफी लिमिटेड है। सिर्फ क्रिमिनल लॉस, और क्रिमिनल लॉ में भी 3 क्रिमिनल लॉ, साथ में उत्तराखंड का आपका पुलिस अधिनियम आएगा, ठीक है। इसलिए जिन छात्रों को क्रिमिनल लॉ में पकड़ अच्छी है उनके सिलेक्शन के चांसेस एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा होते हैं। और अगर आप सिर्फ उत्तराखंड एपीओ की एग्जाम की बात नहीं कर रहा, अगर किसी और स्टेट का भी अगर आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर मेजॉरिटी में आपने देखा होगा कि क्रिमिनल लॉ ही आपके सिलेबस का हिस्सा रहता है। अब बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है?
कोई सवाल है तो वो आप लाइव चैट के दौरान भी पूछ सकते हैं, या इस सेशन को जब अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे तभी भी आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल कई बार हमसे पूछा जाता है, क्या केवल बेयर एक्ट पढ़ना सफिशिएंट होगा कई एग्जाम में सिलेक्शन के लिए? देखिए, बेयर एक्ट से सेक्शन क्लैरिटी और प्रैक्टिस से एप्लीकेशन आपको सीखना होगा। सिर्फ बेयर एक्ट अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती एज फार एज लॉ पेपर इज कंसर्न। आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको केस लॉ चाहिए, और कहीं पर अगर आपको ज्यादा डाउट भी है तब आप किसी स्टैंडर्ड बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बेयर एक्ट को आपको बेस बनाना है, और लेकिन उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं और अपनी आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस पर जरूर जोर देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्रीलिम्स के अंदर टोटल 2 पेपर हैं, 200 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चंस को मैं सेफ मानूं? ठीक है, आप इसको पुराने वाली जो लास्ट जो कट ऑफ है उससे भी एक आइडिया ले सकते हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रीलिम्स में आपको हमेशा थोड़ा सा सेफ भी खेलना होता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए सभी सवालों का जवाब देना, ब्लाइंडली उनको अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, और वो हमेशा नुकसानदायक ही होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 75 से 80 दोनों पेपर के अलग अलग, मतलब लॉ पेपर 1 में भी और लॉ पेपर जो आपका जीएस पेपर है, दोनों में 75 क्वेश्चन दोनों पेपर्स के अंदर 75 से 80 क्वेश्चन दोनों में सॉल्व करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बेटर हो जाएंगे। मगर मेरी आपसे गुजारिश यही है, क्योंकि लॉ का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है और आपकी उसमें श्योरिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप पूरी एग्जामिनेशन के दौरान या अपने लॉ स्कूल के दौरान इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि लॉ के जो सवाल हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब एक और सवाल हमसे स्टूडेंट पूछते हैं, क्या कोचिंग जरूरी है क्या इस परीक्षा के लिए? देखिए, कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोचिंग दिशा जरूर प्रोवाइड करती है, बट कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम हो सकते हैं। आज कई ऐसे छात्र भी हैं जो सेल्फ स्टडी से भी, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, सिलेक्शन भी लिया है, अच्छी रैंक भी ली है, लेकिन जो कोचिंग है या फिर आपको गाइडेंस है उससे क्या फायदा हो जाता है, राह थोड़ी आसान हो जाती है। आपको ये तो पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मगर कोचिंग और मेंटरशिप से आपके ये जानना और आसान हो जाता है कि क्या आपको अवॉइड करना है, किन गलतियों को आपको छोड़ना है। तो इस वे में ये बेटर। हाँ, मगर कोचिंग के बिना भी सिलेक्शन संभव है, ऐसा है, मतलब कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, अब अगले सवाल की बात करते हैं कि जो आपका हिंदी पेपर है, मेंस पेपर में हिंदी पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है, हिंदी पेपर को कैसे हैंडल करें। हिंदी पेपर ऐसा पेपर है जिसको जनरली छात्र अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि जब मेंस का एग्जाम आएगा हम तभी तैयारी करेंगे। इसमें आपको ऐसे, प्रीसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, व्याकरण वगैरह के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, मुहावरे लोक्तियां वगैरह भी आते हैं। और ये क्या चीज़ है, देखिए आज की तारीख के अंदर मैं ये बोलूँगा कि कुछ स्टूडेंट 10th के बाद हिंदी मीडियम में ऑप्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं। जिन्होंने 10th के बाद हिंदी पढ़ी ही नहीं, उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इस हिंदी पेपर को अटेम्प्ट करना। और ये इसमें अगर आप, और ये मैंडेटरी पेपर है आपके मेंस के पेपर का, 100 नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हिंदी का पेपर, क्योंकि आप लॉ पेपर तो फिर भी अपने लॉ स्कूल में पढ़ गए होगे, 10वीं के बाद जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। आप पढ़ते भी सब कुछ इंग्लिश में है, न्यूज़पेपर भी, मैगजीन भी, ठीक है, तो कई बार उसमें दिक्कत आती है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, हिंदी का मैंडेटरी पेपर है, तो आपको क्या करना होगा, हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करनी होगी। प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई बार ये भी देखा गया है कि अच्छे लॉ स्टूडेंट का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि उनका हिंदी पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, हिंदी पेपर वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई और सवाल है तो आप पूछिएगा। अब आगे चलते हैं। और सवाल क्या है कि आंसर राइटिंग में सबसे बड़े मिस्टेक क्या होते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं जिनको स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए।
कॉमन मिस्टेक है बिना स्ट्रक्चर के आंसर लिखना। आंसर लिखने के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको कई बार इस चैनल पर। अगर आप नहीं देखा है तो वीडियो ढूंढ के देख लीजिएगा, जहां पर मैंने मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको IRAC का मेथड बताया है। आई का मतलब होता है इशू या फिर इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो आप उसको क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की तरह देखिए। अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम के अंदर, उस सवाल के अंदर मेन इशू क्या है, कौन से लीगल प्रोविजन से इन्वॉल्व है। दूसरे नंबर पर आता है आर बोले तो रूल, लॉ। उसके ऊपर लॉ क्या है, लीगल प्रोविजन क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। तीसरे नंबर पर आता है ए बोले तो एप्लीकेबिलिटी की, जो आपके सामने प्रॉब्लम क्वेश्चन में आई हुई है उसके ऊपर जो लॉ आपने अभी एक्सप्लेन किया है वो कैसे अप्लाई होगा। और लास्ट में सी यानी कि कंक्लूजन, कंक्लूड करते हुए अपने आंसर से बाहर आ जाइए। अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपका मेंस का जो आंसर है वो हमेशा सही तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? आपका कोई सवाल है तो पूछेगा। आप पूछते हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहां से मिल सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एक ही जगह सब कुछ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से मिल जाएगा। आप दून लॉ मेंटर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको PYQ सेक्शन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वहां पर आपको उत्तराखंड APO एग्जाम हो, जुडिशरी के और स्टेट्स के एग्जाम हो, सिलेबस वगैरह हो, सब कुछ वहां पर आपको फ्री में अवेलेबल है। आप हमारी ऐप से वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट फ्री है। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है। तो आपको, मुझे पता है कि बहुत बार क्या होता है कि PYQ मिलते नहीं है। ठीक है, तो आप वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब कई बार सवाल पूछते हैं कि सर एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। रिवीजन जो है किसी भी एग्जाम को, चाहे वो उत्तराखंड APO हो या और कोई एग्जामिनेशन हो, जो आपकी रिवीजन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रिवीजन होती है जो, वो क्या होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी स्किल्स को शार्प करती है, आपकी स्किल्स को शार्प करती है। हाउ मेनी मंथ्स और डेज प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस। देखिए, आपने सवाल पूछा है, थैंक यू सानिध्य गुरुंग, आपने सवाल पूछा है कि कितने दिन की प्रिपरेशन सफिशिएंट होती है। 1 टाइम डज नॉट फिट फॉर ऑल। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी डिफर करता है, बट यहां पर मेरा एक कॉमन आंसर ये है कि अगर आप 5 से 6 महीना बिल्कुल डेडिकेट होकर इस एग्जाम को फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन करोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मगर तैयारी करते टाइम स्टूडेंट एक और गलती करता है कि वो नोटिफिकेशन आने का वेट करता है। हालांकि मानता हूं कि इस वाली नोटिफिकेशन में काफी टाइम हो गया, बट अब आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो क्या आपको अभी भी सच में नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए? नहीं, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट आने के बाद विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ आपका प्री एग्जाम हो जाता है, और प्री एग्जाम का होने के 1 महीने के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो इस बार आयोग जो है वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस करने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको तैयारी नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए पहले से करनी चाहिए। बट ये भी सच्चाई है, क्योंकि आपके यहां पर सिर्फ 3 मेजर क्रिमिनल लॉ, साथ में उत्तराखंड का पुलिस एक्ट और GS आते हैं, और हिंदी का पेपर है। तो इस जो पेपर है, इसकी तैयारी जो है, उत्तराखंड APO एग्जाम की तैयारी के लिए मैक्सिमम 4 to 6 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है वो मोर देन सफिशिएंट होती है। ठीक है, आपकी तैयारी को स्पीड अप और इन नई वैकेंसी के हिसाब से कराने के लिए हमने अपना नया बैच भी लॉन्च कर दिया। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का बैच का स्टार्ट है, और ये जो फ्रेश बैच है ये साल में एक ही बार स्टार्ट होता है या 2 साल में एक बार स्टार्ट होता है। ये उत्तराखंड APO को लेकर स्पेसिफिक बैच जो है ये 20 अप्रैल से स्टार्ट है हमारा। आप उसको एनरोल कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं अगर आपको वो सूटेबल लगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। कई बार ये पूछते हैं क्या 1 साल में तैयारी संभव है? 1 साल में क्या, आप 6 महीने में भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको इस बात का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। अब अगला सवाल ये है, क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या प्रिपरेशन के लिए? डज इट अफेक्ट इफ आई हैव इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, मेरी प्रिपरेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सवाल यही है कि नहीं, इस परीक्षा में जो मीडियम है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपकी तैयारी
होनी चाहिए, ये बात है। हाँ, हिंदी का मेंस का पेपर जो है, आप मेंस में आपको एक 100 नंबर का अलग से पेपर मिलता है, तो उसके लिए आपको तैयारी, और वैसे भी यार हम सब लोग कौन है, हम भारतीय तो हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम पेपर में लिखने के लिए अगर तैयारी करनी पड़े, अगर थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे तो उतना तो हम कर ही सकते हैं ना, हमको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो आपका लॉ पेपर है या जीएस पेपर है, आप उसको इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मेंस में हिंदी का पेपर है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आपने हिंदी एज सच फॉर एजुकेशनल पर्पस बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ी है तो। बस ये चीज है। ऑल्सो कैन अदर स्टेट पीपल गिव, बिल्कुल दे सकते हैं दूसरे स्टेट्स के भी। देखिए, जब भी कोई पब्लिक सर्विस एग्जाम कंडक्ट होता है तो दैट इज फॉर ओपन, जो जनरल सीट्स होती हैं, जनरल कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं, सानिध्य आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है, दूसरे स्टेट के एग्जाम फाइट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द जनरल ओपन सीट, जनरल सीट्स। जो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं वो सिर्फ उसी राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक। हर कोई, अब देखिए आपने देखा होगा, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज है, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज है, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज है, उत्तराखंड एपीओ है, यूपी एपीओ है, अभी हाल ही के अंदर यूपी एपीओ हुआ। दूसरे राज्य के स्टूडेंट एग्जाम देने आए तो थे। जो भी लोक सेवा आयोग कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें दूसरे स्टूडेंट, दूसरे स्टेट्स के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर उनको क्या वहां ध्यान रखना है कि वो जनरल सीट्स पर फाइट करते हैं, ठीक है। तो उस राज्य के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो भी, और दूसरे राज्य से आने वाले जो स्टूडेंट है वो सारे, चाहे अपने राज्य में वो रिजर्व्ड कैटेगरी का हो, बट इन दिस स्टेट ही विल फाइट ओनली फॉर दी जनरल स्टडीज सीट। ओके, इज इट क्लियर? अब एपीओ परीक्षा के वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या ये जुडिशरी एग्जाम से किस तरीके से सवाल है, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। और ये सवाल अभी जब हाल ही में मैं दूरदर्शन पर गया था, दूरदर्शन पर जहां पर इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी मुझसे यह सवाल पूछा था, एंकर साहब ने। देखिए, मैं आपको यहां पर बताता हूं कि एपीओ परीक्षा का उद्देश्य जो है वो केवल नौकरी देना नहीं है, बल्कि ये है कि आप स्टेट की ओर से, राज्य की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से किसी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। जो जज साहब होते हैं तो वो तो बस फैसला सुनाते हैं, न्याय देते हैं, मगर उस न्याय देने की जो क्रिया है, जज साहब भी फैसला तभी सुनाएंगे ना जब वकील आर्ग्यूमेंट सही से पेश कर पाएंगे। तो इसमें आप राज्य की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लोगों को न्याय दिलवाने में मदद करते हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का काम होता है कि वो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ट्रुथ और लॉ के आधार पर कोर्ट में प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखे, ताकि जो दोषी है, ताकि जो वो क्रिमिनल है उसको सजा मिल सके और निर्दोष को न्याय मिल सके। और अगर हम इसे जुडिशरी एग्जाम से कंपेयर करें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि जुडिशरी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है वो जज बनता है, जो निर्णय देता है, जबकि एपीओ एग्जामिनेशन न्याय प्रणाली का वो पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है, जो अपराध के खिलाफ राज्य की ओर से लड़ता है। और दूसरा बड़ा अंतर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के तौर पर भी है। आप देखिएगा, एपीओ एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो लिमिटेड होता है, छोटा होता है। लॉ पेपर की बात करें तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ फोकस्ड होता है, जबकि जुडिशरी के एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस वास्ट होता है, सिविल लॉ भी आता है। और अब ये 3 ईयर प्रैक्टिस वाला रूल आ गया है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी डिफरेंट है। एपीओ के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, और जुडिशरी के एग्जाम में अब अपीयर होने के लिए आपको 3 साल की प्रैक्टिसिंग रिक्वायरमेंट भी है। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक फर्क है, ध्यान रखिएगा। एपीओ सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं है, जॉब नहीं है, बल्कि ये लीगल सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में एक एक्टिव रोल निभाने का भी मौका है। अब सवाल कई बार जो स्टूडेंट है वो हमसे ये भी पूछते हैं कि जो एपीओ है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, उसकी भूमिका राज्य की आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसमें कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो स्टेट की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या क्राइम रेजोल्यूशन सिस्टम है उसमें कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखिए, अगर हम असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की भूमिका की बात करें तो जो स्टेट की जो
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें उसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। कोर्ट में वो ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि अपराध के मामलों में जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो कोर्ट के सामने सही तरीके से आए और जो कोई सच में दोषी व्यक्ति है वो छूट ना जाए। इज इट क्लियर? और अगर मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स के रूप में कहूं, सरल शब्दों में कहूं, तो एपीओ पुलिस द्वारा की गई जांच को कोर्ट में पेश करता है, कोर्ट में प्रेजेंट करता है, जिसके बेस पर कोर्ट फैसला सुनाता है। समझिएगा यहां पर कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकती है और वकील वो है, वकील क्या है, एक तरीके का ब्रिज है जो पुलिस और जुडिशियल सिस्टम के बीच में काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। अब एक और सवाल पूछते हैं कि उत्तराखंड एपीओ के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और एज रिक्वायरमेंट क्या है? 21 से 42 ईयर्स की होनी चाहिए। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान उत्तराखंड एपीओ के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। मगर अगर आप उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है उसके लिए फाइट करेंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट भी हैं तभी भी आप रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उत्तराखंड के अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे और अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो वो रिजर्व्ड कैटेगरी पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इज इट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें किन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? एज फार एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको यह बात समझनी होगी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके अंदर दो पेपर हैं आपके, लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर और साथ में जनरल स्टडीज का पेपर, और दोनों ही आपके 100 नंबर के पेपर हैं। ठीक है, अगर हम वेटेज की बात करें तो जनरल स्टडीज और लॉ का वेटेज देखने में सामान्य है, सेम है। 100 नंबर ही जनरल स्टडीज के, 100 नंबर ही आपके लॉ पेपर के। लेकिन जब हम इसको एनालाइज करते हैं, जब हम इसको समझते हैं, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो लॉ पेपर का जो सिलेबस है, लॉ पेपर का सिलेबस जो है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है। आपके 3 क्रिमिनल लॉ हैं, साथ में उत्तराखंड का पुलिस एक्ट है, सीमित होता है। और अगर आपने बेर एक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, लैंडमार्क जजमेंट्स को अच्छे से कर लिया, और उत्तराखंड किसी भी एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर जो मेजर टॉपिक आते हैं जैसे बेल हो गया, एफआईआर हो गया, अरेस्ट हो गया, ठीक है, या सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो आपके जनरल एक्सेप्शंस हो गए बीएनएस के अंदर, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हो गए, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन हो गए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हो गए, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, अटेम्प्ट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो गया, या फिर वो सारे ऑफेंसेस जो बीएनएस के अंदर नए जोड़े गए हैं, जैसे स्नैचिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गया। आप और एविडेंस लॉ तो आपको करना ही है। एविडेंस लॉ की बात करें, जो साक्ष्य अधिनियम है, प्रीलिम्स में तो आपके 100 नंबर का जो पेपर है उसी में से एक कंपोनेंट है, मगर मेंस के अंदर आपका एविडेंस का इकलौता पेपर है 100 नंबर का। ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपका 4th पेपर है मेंस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य अधिनियम पर है, एविडेंस लॉ पर है। तो अगर मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉ पेपर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, 100 नंबर का है। क्योंकि जो आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है, पेपर नंबर 3 है, वो 100 नंबर का है, मगर उसके अंदर क्या क्या आएगा? आपका भारतीय न्याय संहिता भी आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आएगा, साथ में उत्तराखंड का पुलिस एक्ट भी आएगा, है ना? 3 लॉ है। और मगर जो आपका पेपर नंबर 4 है एविडेंस, वो 100 नंबर का है। तो वेटेज को देखा जाए तो एविडेंस लॉ का पेपर आपका पूरी प्रक्रिया के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और एविडेंस के भी कौन कौन से सवाल, चाहे विटनेस एग्जामिनेशन को लेकर हो, रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स को लेकर हो, ठीक है, जो कोर्ट में ज्यादा यूज होते हैं, वो सारे प्रोविजन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई सवाल है तो आपका पूछिएगा। कोई और सवाल है तो पूछिएगा।
एक और सवाल भी पूछा जाता है कि बेयर एक्ट को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। बेयर एक्ट को सबसे पहले तो आपका इंडेक्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक्टिव रीडर बनना है, कि मतलब आपको वर्ड बाय वर्ड जो कीवर्ड्स हैं उस प्रोविजन के अंदर वो याद रखना है। कॉमा, मे है वर्ड या शेल है वर्ड, इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक मे और शेल की वजह से ही आपका कई बार एग्जाम के अंदर सवाल गलत हो जाता है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड एपीओ एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर जो उत्तराखंड की लोकल जीके है वो कितना हमें सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगी। उत्तराखंड एपीओ की जो एग्जाम है उसके अंदर उत्तराखंड का जो लोकल जीके है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। हालांकि मेंस के पेपर के अंदर भी आएगा, बट प्रीलिम्स जब आप फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो अगली स्टेज में कैसे जाओगे। तो इसीलिए पहली स्टेज जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उत्तराखंड जीके फर्स्ट लेयरिंग ऑफ क्लिंजिंग होती है। आप ये मान लीजिए कि आपका पहला हर्डल वही है, आप उस पर अच्छी कमांड करिए, लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। उत्तराखंड जीके अगर आपने बेहतर किया हुआ है तो आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम कम से कम बहुत जल्दी क्लियर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने का कि किनका हो रहा है किनका नहीं हो रहा है, डिसाइडिंग फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। एक तो जिसने उत्तराखंड की पुलिस एक्ट पढ़ी हो अच्छे से, उसके साथ साथ जिसने उत्तराखंड का लोकल जीके किया हो अच्छे से, उसके काफी ज्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं। और साथ में अगर उसने नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है वो भी अच्छे से कर लिया तो फिर तो मेरे हिसाब से होगा ही नहीं, क्योंकि जो लॉ का पेपर है वो तो चाहे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के एक जैसे ही मार्क्स आते हैं एज फार एज लॉ पेपर इज कंसर्न। जो स्टैंडर्ड तैयारी कर रहा है बच्चा सभी के आते हैं। जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो आपका उत्तराखंड जीके रहेगा, वो आपका जनरल स्टडीज रहेगा, उसमें भी स्पेसिफिक उत्तराखंड की जीके आपका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहने वाली है। इज इट क्लियर? आपके और कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा एफएक्यू सेशन और फ्यूचर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल आएंगे इकट्ठे उनको हम एक और सेशन में लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन को लेकर, हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग। आप उसको एनरोल भी कर सकते हैं। 20 तारीख से वो फ्रेश बैच स्टार्ट है। हिंदी मीडियम की क्लासेस आपको शाम को 3 से 5 बजे के बीच में होंगी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपकी रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होंगी। और एक और मैं आपको यहां पर खास बात बताने वाला हूं कि जो बैच है हमारा उसकी जो फीस है, नॉर्मल प्राइस तो इस कोर्स की काफी ज्यादा रहती है हमारी, बट अभी कोई अर्ली बर्ड ऑफर अवेल करेगा, यानी कि 20 तारीख से बैच स्टार्ट है। अगर कोई 19 तारीख तक कोर्स में एनरोल करता है तो इसको ये कोर्स जो है आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। कोर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और 19 तारीख के बाद से 30 तारीख के बीच में हायर प्राइस है, और 30 अप्रैल के बाद अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंक्रीज आने वाला है फीस का। तो पहली जो सबसे कम अगर प्राइस पर अगर कोई एनरोल करना चाहता है तो उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट यही अपॉर्चुनिटी है कि 19 अप्रैल तक इसमें ज्वाइन करे, क्योंकि 20 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसको हम कुछ बोनस भी दे रहे हैं। और बोनस सबसे पहला ये है कि हम अपने लास्ट 15 मंथ्स की आपको जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है, क्योंकि करंट अफेयर आपको तैयार करने में दिक्कत आती है, तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन हम आपको लास्ट 15 ईयर्स की आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ बोनस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि कोर्स के दौरान आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिलते ही रहेंगे, करंट अफेयर की मैगजीन हमारी मिलती रहेगी जिसके अंदर लीगल और सारे करंट अफेयर कवर किए जाते हैं, मगर पुराने वाले 15 मंथ्स के करंट अफेयर भी हम एज अ बोनस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। इज इट क्लियर? आपका कोई, हालांकि आपकी जो क्लासेस हैं वो भी होंगी, जीके को लेकर भी होंगी, करंट अफेयर्स को लेकर भी आपके स्पेशल सेशंस होंगे, ठीक है। आपका हिंदी को लेकर जब मेंस की तैयारी की जाएंगी तो हिंदी को लेकर भी आपके सेशंस होंगे। कंप्लीट पूरा पैकेज है, फाउंडेशन पैकेज है, जिसके अंदर आपका 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन की जाएगी। आपकी कोर्स की जो वैलिडिटी है, अब ये देखिए कि पहले हम 18 मंथ्स की वैलिडिटी कोर्स में प्रोवाइड करते थे, दिस टाइम वी आर प्रोवाइडिंग 2 years कंप्लीट वैलिडिटी। तो ये भी एक बोनस पॉइंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड एपीओ को लेकर सीरियस है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई एम सीरियस अबाउट उत्तराखंड एपीओ प्रिपरेशन।
सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपका